Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is cilia and flagella. Cilia और flagella hair like outgrowth होती हैं सेल मेम्ब्रेन की. cilia और flagella में थोड़ा अंतर होता है. cilia शॉर्टर होते हैं और ज़्यादा होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं flagella के कंपैरिजन में. cilia वर्क करते हैं ओर्स की तरह, पतवार की तरह से, और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, या तो सेल मूव करती है या ज़्यादातर जो है मूवमेंट क्या होता है सराउंडिंग फ्लूइड का होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सीलिएटेड सेल्स होती हैं या ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पैरामीशियम में सीलिया होते हैं. इनमें जो है ये ज़रूरी नहीं है कि सेल मूव करे, सराउंडिंग फ्लूइड भी मूव कर सकता है सीलिया के मूवमेंट की वजह से. फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लार्जर होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेल मूवमेंट. तो यदि हम देखें तो सेल है ये कोई सी भी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बहुत सारी सीलिएटेड सेल्स होती हैं और जो है कोई सी भी सेल हो सकती है. तो ये तो हो गया सीलिया. सीलिया जो है सीलियम सिंगुलर होता है और सीलिया छोटे और नंबर में ज़्यादा होते हैं. और ये है, हमने बहुत सारी एलगी वगैरह में भी पढ़ा है, ये इस तरह से ये फ्लैजिला है. ये है फ्लैजिला, सिंगुलर फ्लैजिलम. तो इस तरह से ये दोनों सीलिया और फ्लैजिला में मेन डिफरेंस यही है. अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फ्लैजिला का. लगभग वही सीलिया में भी होता है. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में थोड़ा अंतर होता है स्ट्रक्चरली भी, और थोड़ा और डिफरेंसेस उसके फंक्शन में भी होते हैं. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है पहले हम देखते हैं. प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है वो लोकेटेड होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अंदर से नहीं निकलता है, उसकी सरफेस से ही निकलता है. और इसमें 3 to 8 ये स्पाइरल या हेलिकल, स्पाइरल और हेलिकली अरेंज रोज होती हैं प्रोटीन की, जिसको प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजेलिन. फ्लैजेलिन प्रोटीन. 3 to 8 स्पाइरल और हेलिकल ये रोज हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की प्रोटीन है फ्लैजेलिन. और फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेटरी मूवमेंट के लिए. और इसमें खास बात क्या होगी, इसमें जो एनर्जी डिराइव करता है फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, वो कहाँ से लेता है, प्रोटोन मोटिव फोर्स या आयन ग्रेडियंट. अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एटीपी जनरेशन में भी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है. वही यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी ग्रेडियंट होगा, माने मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ वो यहाँ पर यूज़ होगा. तो इसमें स्ट्रक्चरली भी अंतर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, और इनके जो इससे एनर्जी डिराइव करते हैं ये भी अंतर है. यूकैरियोट्स में ये एटीपी से डिराइव करते हैं. तो अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स का. यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. प्रोकैरियोट जैसा सिंपल नहीं है. इसमें जो है ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरली भी होते हैं और फंक्शनली भी ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. और ये एटीपी पर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए. यदि हमें ज़्यादा डिटेल में सीलिया या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमें इसको किस में देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो वैसे स्ट्रक्चर सादा लाइट माइक्रोस्कोप में ये इसका स्ट्रक्चर हम नहीं देख सकते हैं,
कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, और ट्यूब्यूल्स होती हैं बहुत पतली पतली इसमें, जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देती हैं। इनमें जो होता है बाहर की ओर तो एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है सीलिया या फ्लैजिला है, ये किससे कवर्ड रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, प्रोटीन की माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी लंबाई के पैरेलल जो है वो रन करेंगी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जो कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर मरेगा उसको हम कहेंगे एक्सोनीम। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया एक्सोनीम, जिसमें क्या रन करेंगी? पैरेलल लंबाई में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। किस प्रोटीन की बनी हुई? ट्यूबुलिन। यहाँ पर प्रोटीन अंतर हो गया, प्रोकैरियोट्स में था फ्लैजिलिन, यहाँ पर है ट्यूबुलिन की। ये जो लंबाई की एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस, उसके पैरेलल ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये रन करती है। ये क्वेश्चन माइक्रोट्यूब्यूल्स पर आया हुआ है 2016 में। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये सीलिया और फ्लैजिला में पाई जाती है। प्लस इसके अलावा ये सेल के अंदर भी स्केलेटन, साइटोस्केलेटन बनाने में काम आती है, स्पिंडल फाइबर्स में, इन सब में भी पाई जाती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो फ्लैजिला और सीलिया पर ही आया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल होती है। जो एक्सोनीम होती है इसके अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है? ज़्यादातर 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसे ये हम लेते हैं इसका एक फ्लैजिला का हम ट्रांसफर सेक्शन यदि करें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखें, तो इसमें क्या होगा? 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। 9 पेयर्स, एक पेयर ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या हो गई? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये एक्चुअली में लंबाई में है, सेक्शन ऐसे काटा है इसलिए हमें सर्कुलर दिख रहा है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको डबलेट कहेंगे क्योंकि ये डबल में है। और कितनी होंगी ये? 9 पेयर्स। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं। पेरिफेरी में 9 पेयर्स और सेंट्रल में 1 पेयर। पेरिफेरी में 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल में 1 पेयर या 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बनी हुई हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, जिस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन। ये हो गया पेरिफेरल और ये हो गया सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये कितने होंगे? ये केवल 2 होंगे। इसीलिए इसका जो सेल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? 9+2 एरे कहते हैं। ये कहलाता है
9+2 एरे। अरेंजमेंट जो है इनका वो इस तरह से है, 9 पेरिफेरी में और 2 सेंट्रल में। ये जो 2 सेंट्रल वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या रहती हैं, आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की हो गई जो बने होंगे ये, और ये कहलाएंगे ब्रिज। ये हो गया ब्रिज बिटवीन 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में ब्रिज है, ये हो गया इससे। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये ब्रिज से भी कनेक्टेड रहती हैं और एनक्लोज होती हैं बाय सेंट्रल शीथ। यहाँ पर भी एक शीथ है, उससे ये सेंट्रल वाली दोनों क्या है, कवर्ड रहती है। ये हो गया सेंट्रल शीथ। अब ये अलग अलग नहीं रहेंगी ऐसे, ये क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। कैसे कनेक्टेड रहेंगी, ये जो है सेंट्रल शीथ ये कनेक्टेड रहेगी किससे, ये जो डबलेट है उसके एक ट्यूब्यूल से। ये 2 ट्यूब्यूल्स का पेयर है, इसके एक ट्यूब्यूल से कनेक्टेड क्या रहेगी, ये सेंट्रल शीथ। तो इससे ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, केवल एक ही मेंबर से कनेक्टेड रहेगी। ये कहलाएंगी रेडियल स्पोक। ये है रेडियल, जैसे साइकिल के पहिए में होती है स्पोक्स, वैसे ही यहाँ पर है ये रेडियल स्पोक। कितनी होंगी, 9, क्योंकि सेंट्रल शीथ को हर एक डबलेट पेयर से जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया, किससे जोड़ रहे हैं, सेंट्रल शीथ को जोड़ रही हैं, और एक मेंबर, एक माइक्रोट्यूब्यूल से जो पेयर का है उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल से ये और सेंट्रल शीथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ये सीलिया का मूवमेंट हो तो सारे स्ट्रक्चर्स अपनी जगह पर बने रहें, ऐसा ना हो कि सब डिजॉल्व हो जाए, इधर उधर हो जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए हम ये ब्रिजेज और कनेक्शन जो है इसीलिए है। तो ये रेडियल स्पोक है, ये 9 होंगे नंबर में। और ये पेरिफेरल डबलेट्स जो हैं ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा, लिंकर्स या इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा। तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। इसको ब्लू से दिखा दो, ज़्यादा सही रहेगा। इस डबलेट का बी वाला, इसको हम ए बी कह सकते हैं, तो इसका बी इस दूसरे वाले के ए से जुड़ा रहेगा। फिर ये इसका बी है तो ये इसके ए से जुड़ा है। फिर इसी तरह से ये बी और ए हम कह सकते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल को ए कह सकते हैं, एक को बी कह सकते हैं। तो ये भी आपस में क्या है, जुड़े हुए। इसी तरह की कनेक्शन केवल इसीलिए है कि जब सीलिया में मूवमेंट हो, सीलिया या फ्लैजिला में, तो ये जो है स्ट्रक्चर्स अपनी जगह से हटे नहीं। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लिंकर्स। लिंकर्स या इनका दूसरा नाम भी हो सकता है इंटर डबलेट ब्रिज। ये डबलेट्स हैं और 2 डबलेट्स के बीच में क्या हो गया, इंटर डबलेट ब्रिज। तो ये ब्रिज भी जितने भी हैं, चाहे वो सेंट्रल वाले के हों चाहे ये जोड़ने वाले, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये इस स्ट्रक्चर को, जो इस फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पड़ रहा है, उसको अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये मूव नहीं कर सकते इसी लिंकर्स की वजह से। और जब सीलिया या फ्लैजिला मूव करेगा तब ये जो है अपनी जगह पर ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने रहेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि ये सब डिजॉल्व हो जाए मिल जाए आपस में, ऐसा नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पर डायनिंग आर्म्स भी होती हैं, हर एक इसमें
यहाँ पर डायनिंग की बनी हुई ये आर्म्स हैं। ये जो है यहाँ से निकल रही है और ये भी इस तरह से ये जो डबलेट हैं उनसे ये निकलती हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स, और इनका नाम है डाइनिंग आर्म्स। ये हैं डाइनिंग आर्म्स। डाइनिंग आर्म्स का क्या काम है? ये प्रोजेक्ट होते हैं डबलेट से। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है डबलेट, इनसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और ये जब स्लाइडिंग होती है ये स्लाइड करने के लिए फोर्स देते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को मिला के, और ये भी डाइनिंग आर्म्स ये फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से सीलिया या फ्लैजिला क्या होते हैं, वो मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसमें ये काम करते हैं अलॉन्ग विद द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सोनियम। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो और ये सब मिल के ही सीलिया मूव कर सकता है। जो फोर्स ये प्रोड्यूस करेंगे तभी सीलिया क्या होगा, मूव करेगा। तो एक इंटरकनेक्टेड भी है, और ये एक दूसरे पे प्रेशर भी लगाते हैं जिससे कि वो मूव कर सके। अब चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, वो क्या होंगे, सेल के अंदर से एक सेंट्रियोल की टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे ये सेल है, और यहाँ पर ये फ्लैजिला है मान लो। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है जिससे ये निकलते हैं, चाहे सीलिया चाहे फ्लैजिला, उसको कहते हैं बेसल बॉडी। और यूकैरियोट्स में जो मेन स्ट्रक्चर है वो 9+2 अरेंज होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 पेयर पेरिफेरी में और 2 सेंट्रल में, प्लस ये सब आपस में जुड़ी हुई भी हैं, सेंट्रल वाले से भी और ये आपस में भी, तो जिससे ये अपने को पोजीशन में भी रख सके और ये फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकें सीलिया और फ्लैजिला को मूव करने के लिए। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। आप चाहे समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।